अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे 3.2। लेकिन उससे पहले मैं उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ डेफिनेशंस वो थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेज नंबर 53 जो है आपकी बुक का, उस पे टॉपिक है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं? दो चीज़ों को जब हम आपस में लिंक्ड करते हैं, उनका एक कनेक्शन होता है आपस में। इस तरह का कनेक्शन होता है कि अगर हम एक में कोई चेंज करें, एक क्वांटिटी को चेंज करें और दूसरी में भी कोई चेंज आए, देन वो जो चेंज आना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये चेंज कितनी तरह से आ सकती है? उसकी दो टाइप्स, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में ये होता है कि जब दो क्वांटिटीज इस तरह से रिलेटेड होती हैं, इस तरह से लिंक्ड होती हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करें और दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो? चेंज हो। इस तरह से चेंज हो कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो, एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो। ठीक है। देन द वेरिएशन इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। मीन्स के एक जो दो चीज़ें हैं वो आपस में इस तरह से लिंक्ड होती हैं कि अगर आप एक चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं तो दूसरी भी ज़्यादा हो जाती है, और अगर एक कम करते हैं दूसरी भी कम करते हैं, कम हो जाती है। मीन्स ये हुआ कि दोनों का जो चेंज आता है वो सेम सेम आता है। अगर एक चीज़ में जो चेंज है वो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दूसरी में भी जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। वैसे बुक में भी जो एग्जांपल लिखी है उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फास्टर द स्पीड ऑफ कार, लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। क्या मतलब हुआ कि जितनी हम कार की स्पीड ज़्यादा रखेंगे वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और जितना हम स्पीड को कम करेंगे तो वो डिस्टेंस भी उतना कम करेगी। ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जितना आप स्पीड ऑफ कार ज़्यादा रखेंगे, आप उतना जहां पहुंचना चाह रहे हैं, जितना डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं, उसको जल्दी कवर कर लेंगे, टाइम कम लगेगा। ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं कि स्पीड कम होगी तो अंडरस्टूड आप डिस्टेंस भी कम कवर करेंगे। उसी टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में आप डिस्टेंस क्या करेंगे? कम कवर करेंगे। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं बाज़ार में, लेट्स सपोज, तो आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, अंडरस्टूड आप मैक्सिमम चीज़ें खरीद सकोगे, मैक्सिमम शॉपिंग हो जाएगी। और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो शॉपिंग भी कम होगी। तो ये सारी जो एग्जांपल्स जो मैंने एक दो बोली हैं, एक दो यहाँ पे जो बुक में लिखी हुई, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? डायरेक्ट वेरिएशन की। डायरेक्ट वेरिएशन बच्चों जो होता है उसको हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पहले पढ़ लिया होगा। ये 8, 9, 10 से वैसे होता है। 8, 9 में भी ये मौजूद है, ये सिंबल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें इक्वल टू लिखना पड़ता है, और साथ हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। और जो कांस्टेंट होता है वो कैसा कांस्टेंट होता है? जो ज़ीरो नहीं होता। ठीक। और ये वाला साइन जो, इसे क्या रीड करेंगे आप? वेरीज एज, वेरीज एज। और अगर आप एक्स को ऐसे लिखेंगे, ओवर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, तो फिर ये वेरी कर रहा है डायरेक्टली। अगर आप एक्स को लिखते 1/x, तो फिर ये वेरी करता कैसे? इन्वर्सली। इन्वर्स को जो अगला नंबर होगा, ये वाला नंबर, उसे आप 1/that करके लिखेंगे तो इन्वर्स रीड किया जाएगा। और अगर इसे सिंपली एज इट इज़ लिख देंगे, ओवर के बगैर लिख देंगे, तो फिर क्या रीड किया जाएगा? डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। ये डायरेक्ट वेरिएशन का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। डेफिनेशन आप यहाँ से लेके आप यहाँ लास्ट तक ही लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उस पर मूव करते हैं। वो है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन पेज नंबर 55 पे मौजूद है। इसमें क्या है कि दो क्वांटिटीज़ हैं, उनका आपस में रिलेशन है। इस तरह का रिलेशन है कि अगर हम एक क्वांटिटी को ज़्यादा करें और दूसरी कम हो जाए, या एक को कम करें और दूसरी ज़्यादा हो जाए, मतलब इस तरह का वेरिएशन आता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ होती है, या दूसरी डिक्रीज़ करने से, पहली डिक्रीज़ करने से दूसरी इंक्रीज़ होती। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी नहीं हुई, मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ डेली लाइफ की। पहले आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में 9th क्लास में, आपको याद होगा, गैसेस के जो लॉज होते हैं वो पढ़े थे।
उसमें एक लॉ था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था कि प्रेशर और केमिस्ट्री जो होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब गैस के ऊपर जब आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसका गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, कम। और अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्स वेरिएशन को आप लिखते कैसे हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, वेरिएशन का साइन लगा के 1/that लिख देंगे। ये साइन तो सेम ही है दोनों में, डायरेक्ट वेरिएशन में भी यही यूज़ करना है, वेरीज एज इसे रीड करते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इसको लिखना चाहते फिर सिंपली आपने एक्स लिखना था, लेकिन ये इन्वर्स है तो इसलिए आप लिखेंगे 1/x। मीन्स कि आपने जिसके इन्वर्स करना है उसका रेसिप्रोकल लेके लिखना है। आपने एक्स के वो है ना इन्वर्स, तो आपने लिखना है 1/x। ठीक है, फिर आगे वो जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लिखते हैं इक्वल और कांस्टेंट, और एक्स नीचे है तो नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो के कांस्टेंट नंबर आया करेगा वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कोई और कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक, तो इन्वर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, दो टॉपिक्स हैं जो हमने 3.2 एक्सरसाइज में करने हैं। तो हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को दो हिस्सों में डिवाइड करने लगे हैं। एक हिस्से में हम करेंगे इंशाल्लाह जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसके क्वेश्चन करेंगे, और एक हिस्से में, एक पार्ट में हम इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चंस है। आज का लेक्चर हमारा पहले 6 क्वेश्चंस पर होगा मुश्तमिल। अगले जो 7 क्वेश्चंस होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी बच्चों, मूव करते हैं एक्सरसाइज की जानिब। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि y वेरी करता है डायरेक्टली एज x। मैंने डायरेक्ट वेरिएशन की आपको डेफिनेशन पढ़ाई कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक चीज़ ज़्यादा होने से x, एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब y और x का आपस में ऐसा रिलेशन है कि y को ज़्यादा करेंगे तो x ज़्यादा हो जाएगा, y कम होगा तो x कम हो जाएगा, या x ज़्यादा होने से y ज़्यादा हो जाएगा, या x कम होने से y कम हो जाएगा। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, आपने पहले लिखना है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये उसने लिखा हुआ है वर्ड की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में। आपने इसे मैथमेटिकली इस तरह से लिख लेना है, प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। अगले स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लिखना है, और साथ एक कांस्टेंट k लिखना है। बाकी वेरिएबल्स वैसे ही आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल और साथ कांस्टेंट, और इसे कोई नंबर किसका नाम देना है, 1 का नाम देना है। बच्चों 3.2 एक्सरसाइज में आपकी हर क्वेश्चन में कांस्टेंट ज़रूर आया करेगा, कोई k कांस्टेंट आपने हर क्वेश्चन में ही फाइंड करना होगा, और सबसे पहला काम ही यही होगा कि आपने k फाइंड करना है। अब बच्चों अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास k फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, y और x चाहिए होगा। y और x कौन देगा आपको, वो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये जो शुरू में y और x की वैल्यू गिवन होगी ना, ये आपको इसलिए गिवन होती है, इसलिए दी जाती है कि आप इन दोनों के ज़रिए क्या कर लें, फाइंड k फाइंड कर लें। इन दोनों के ज़रिए क्या कर लें, आप k फाइंड कर लें। तो आपने क्या काम करना है कि k फाइंड करने के लिए आपने y की जगह 8 और x की जगह 2 लगा देना है। पुट करिए, k फाइंड करने के लिए पुट करेंगे y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y वाली जगह पे क्या आ जाएगा, 8, k वैसे आ जाएगा, और x वाली जगह पे 2। ये 2 8 के साथ डिवाइड होगा, कटिंग हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। k का आंसर आ गया 4। अब ये k का नंबर आपने पुट करना है। कहाँ चाहिए आपको k का नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 में चाहिए ना, तो आप k की जगह आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लगा देंगे। k कितना है, 4, पुट करेंगे इंटू इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 4x। बच्चों फर्स्ट पार्ट में अगर आप रीड करें कि y का आपको एक ऐसा आंसर चाहिए जो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये होता है कि y का एक ऐसा आंसर आएगा जो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, x के ऊपर। तो हम उसे बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, या y इन द फॉर्म ऑफ x, कि y जो है वो x की शक्ल में आ रहा है।
मीन्स के जब x आएगा हम वहाँ पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। लेकिन इस तरह की जो इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन नंबर 2 का मैंने जिसे नाम दिया है, ये इक्वेशन y का एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मतलब यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो इस तरह की इक्वेशन को या इस तरह की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। और पहले पार्ट में आपने इतना ही काम करना था, यानी कि पहला पार्ट आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। सो y इक्वल टू 4x के बारे में आपने क्या बोल देना है, विच इज़ वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपके पास आ गई। ये आपका काम पहले पार्ट का इतना ही था, कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पढ़े से क्या लिखा हुआ है कि y आपने फाइंड करना है जबकि x गिवन है। तो इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में देखें दो चीज़ें आ रही हैं, x आ रहा है, y आ रहा है, और साथ 4 तो कांस्टेंट नंबर है, उसकी तो बात हम नहीं करेंगे, वो तो फिक्स ही रहेगा। अगर हम x पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा, और अगर हम यहाँ y पुट करेंगे y वाली जगह पे तो हमें x मिलेगा। ठीक है, तो आपको गिवन है x, सो आप x वाली जगह पे 5 लगा देंगे और y आप फाइंड कर लोगे। सो लिखेंगे आप पुट, ये पार्ट नंबर 2 है आपका, टू फाइंड y पुट x इक्वल टू 5 इंटू इक्वेशन नंबर 2। जहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में x आ रहा है, x की जगह आपने क्या लगा देना है, 5 लगा देना है। लगाइए 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। सो y का आंसर कितना आ जाएगा, 20। पार्ट नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में क्या है कि आप लोगों ने x फाइंड करना है जबकि y गिवन है कितना, 28। y कितना गिवन है, 28 गिवन है। तो 28 आप y की जगह लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ही आपने पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जो है एक ऐसी इक्वेशन बन चुकी है कि जिसमें y पुट होगा तो x फाइंड हो जाएगा, x पुट होगा तो y फाइंड हो जाएगा। अब हमें थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें x फाइंड करना है जबकि y हमें गिवन है। सो हम लिख देंगे कि पुट y इक्वल टू 28 इंटू इक्वेशन नंबर 2। अब 28 आ जाएगा y की जगह पे, 4x वैसे आ जाएगा, और 4x के साथ जो 4 है वो 28 के साथ डिवाइड होके x का आंसर कितना आ जाएगा, 7। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। पार्ट नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन है वो सारे एक जैसे हैं। इनमें से मैं मज़ीद एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चों, जहाँ पे किसी नंबर की पावर आ रही होगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाता है r इज़ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर या t क्यूब, तो आपने क्या काम करना है, सॉल्व वैसे ही करना है। जस्ट क्या करना है, t की वैल्यू पुट करके स्क्वायर ले लेना है, t की वैल्यू पुट करके अगर क्यूब आ रहा है तो क्यूब कर लेना है। मीन्स कि कोई फ़र्क नहीं है, पावर्स की वजह से, एक्सपोनेंट्स की वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने। मेथड वही है, बस क्या होगा कि कैलकुलेशन कर देनी है आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर करें, क्यूब आ रहा है क्यूब करें, जौन सी पावर मर्जी आ रही है आप उसके हिसाब से काम करते जाएं। मीन्स के पावर होने ना होने से आपके क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबका मेथड एक जैसा ही होता है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे उसने एक्स वाई की बजाय आर टी कर ली है, और कॉन्सेप्ट वही है क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, अच्छा वहाँ पे उसने पूछा था कि फाइंड करें वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, यहाँ पे वो पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। बच्चों ये वही चीज़ है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाली बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर वो कहे ना कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ टी, तो आप उसकी जगह ये वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। मतलब वो एक ऐसी इक्वेशन होगी जो आर और टी को कनेक्ट करेगी। जैसे वहाँ पे किस किस को कनेक्ट कर रही थी, वाई और एक्स को कनेक्ट कर रही थी, तो वो वैल्यू थी वाई की इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब ये किसे कनेक्ट करेगी, आर को टी के साथ, तो ये आर को टी के साथ करेगी तो फिर अंडरस्टूड ये क्या होगी, आर की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ टी होगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आर इज प्रोपोर्शनल टू टी, सो आर इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, के टी। के टी क्यों, क्योंकि मैंने कहा प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लगाते हैं और साथ क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आपने यहां से पहले के फाइंड करना है। के फाइंड करने के लिए आर की जगह आर की वैल्यू और टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप पुट करने के बाद आर की जगह लिखेंगे 5, टी की जगह 8। ये 8 यहाँ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो के कितना आ जाएगा, 5/8। ये के 5/8 आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट के इक्वल टू 5/8 इंटू इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी आर इक्वल टू
5/8 आएगा और फिर टी आ जाएगा। r इक्वल टू 5/8 इंटू टी। ये देखिए गौर से कि ये जो इक्वेशन है किस किस को आपस में लिंक कर रही है, r और t को ना। 5/8 को भी कर रही है, लेकिन 5/8 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जिक्र नहीं करेंगे हम। कांस्टेंट ने तो फिक्स रहना है, किसने चेंज होना है, r ने या फिर t ने। सो हम बोलेंगे कि ये r की इक्वेशन है जो t को कनेक्ट कर रही है किसके साथ, r के साथ, मतलब ये r और t को आपस में ज्वाइन कर रही है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो r और t को आपस में ज्वाइन कर रही है, कनेक्ट कर रही है। सो हमारा यहाँ तक जो बात थी कि फाइंड एन इक्वेशन, वहाँ तक हमारा आंसर आ गया। तो इसके बारे में आप लिख देना विच इज इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, जो r और t को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ से ऑनवर्ड क्वेश्चन आगे अभी कंटिन्यू है। क्या लिखा हुआ है, आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t फाइंड करें व्हेन r इज इक्वल टू 20। मतलब एक दफ़ा उसने r पूछा एक फाइंड करो, t दे दिया है, और एक दफ़ा उसने पूछा कि t फाइंड करो जबकि r दे दिया है। पहले हम इस तरह करते हैं, r फाइंड करते हैं। r फाइंड करने के लिए हमें t पुट करना पड़ेगा, कितना पुट करना पड़ेगा, 64। इक्वेशन नंबर किस में, 2 में पुट कर दीजिए। 5 r इक्वल टू 5/8 इंटू टी था ना, तो t वाली जगह पे 64 लग गया। अब ये 8 और 64 की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 5 ज़र कितना हो जाएगा 40। सो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे t फाइंड करने के लिए हमें r 20 पुट करना पड़ेगा, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में कैसे पुट करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ था r इक्वल टू 5/8 t, तो r वाली जगह पे आपने 20 लिख देना है। 5/8 t ये सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, 8 पहले वहाँ जाके मल्टीप्लाई करना है, ये 160 हो जाएगा, और 160 को 5 पे क्या कर लेना बाद में डिवाइड, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा t का, सॉरी r का। ये जो है वैल्यू किसकी है, ये t की वैल्यू बच्चों, ये r की वैल्यू नहीं, ये t की वैल्यू, यहाँ पे कंपोजिंग मिस्टेक हो गई। तो ये t की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई है, 32 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर आज क्लोज हो गया। पहले 6 क्वेश्चन जो हैं उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने कॉपी वर्क में करवाए हैं, बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपका होमवर्क होगा, आपको वहाँ पे डायरी में मेंशन होगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।